नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। साथियों, आज हम 8 जनवरी 2026 की तीसरी शिफ्ट में पूछे हुए मैथ के सभी 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे। इन 25 प्रश्नों के साथ आपके 25 अलग अलग टॉपिक भी रिवाइज हो जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि हम सवाल की ऐसी ट्रिक और तरीका समझेंगे जिससे एग्जाम में कम समय में सही उत्तर निकाल सके। साथ ही वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि किन सवालों को समय देना चाहिए और किन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए, ताकि आपका स्कोर और स्पीड दोनों बेहतर हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है भाई मेरे, निम्नलिखित डेटा का बहुलक क्या है। तो बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है कि जो संख्या जितनी अधिक बार रिपीट हुई रहती है वही बहुलक होता है। तो हमें इसमें पूरी टोटल संख्या नहीं देखना है, हमें सिर्फ ऑप्शन पे देखेंगे और ऑप्शन पे चलेंगे। 4 ऑप्शन दिया है यानी 4 संख्या दिया है, तो वहीं देखेंगे कि 47 है। तो 47 कितनी बार आया है भाई मेरे, 1 2 3 4 5, यानी 47 5 बार आया है। इसी तरह 43 देख लेंगे कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार 43 आया है। इसी तरह देख लेंगे 48 कितनी बार आया है, एक बार 48 आया है। 51 कितने बार आया है, 1 2 3, 3 बार 51 आया है। तो बहुलक क्या होता है भाई मेरे, जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है वहीं उस डेटा का बहुलक होता है। तो 47 सबसे अधिक बार 5 बार आया है, तो 47 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न कह रहा है, 1411 रुपया को पूजा, हर्ष और मधुर के बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि यदि उनके संबंधित हिस्सों में से 12 रुपया, 23 रुपया और 43 रुपया घटा दिए जाते हैं तो उनके पास 21:16:6 के अनुपात में धन होता है। तो हर्ष का वास्तविक हिस्सा बताना। देखिए भाई मेरे, टोटल कितने रुपए हैं, 1411 रुपये हैं, और पूजा में से 12 रुपया घटाया जा रहा है, हर्ष में से 23 रुपये घटाया जा रहा है और मधुर में से 43 रुपये घटाया जाता है, और घटाने के बाद ये अनुपात प्राप्त होता है। तो हर्ष का वास्तविक हिस्सा बताना है। तो भाई मेरे, हर्ष का अनुपात क्या है, इसमें पूजा है, हर्ष है और मधुर है। तो हर्ष का अनुपात 16 है, हर्ष का अनुपात 16 है। कितने में से, तो ये जोड़ लेंगे तो 6 6 12, 12 6 18, और 2 1 3 1 हासिल 4। कितने रुपए का, 1411 रुपये का। अनुपात का ये हिस्सा कब प्राप्त होता है, तो ये हिस्सा तब प्राप्त होता है जब सब में से हम इतना रुपया घटा रहे हैं। तो घटाना पड़ेगा। तो टोटल रुपया हमारे पास 14 से 11 था, अब घटाएंगे तब ना इसमें से हिस्सा लगेगा। तो इसको घटाइए, 12 और 23 और 43 को घटाना पड़ेगा जोड़ के। तो 3 2 5 3 8, आइए 2 1 3 4 7 1 8, 78 रुपया घटाने के बाद इसमें से हिस्सा लगेगा। 6 6 12 1 13, अच्छा सॉरी, इसको जोड़ने पे 43 आएगा। घटाइए, 11 में से 8 गया 3, ये 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 3, 1335 रुपये। ये 31 बार में कट गया। ये जो हिस्सा हो गया 16 गुने 31। ये जो भाई मेरे आया, ये क्या आया था, ये घटाने के बाद आया था ना, हमें वास्तविक बताना है। तो हर्ष में से कितने रुपए घटे हैं, 23 रुपये, यानी हमें और 23 जोड़ना पड़ेगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा, इकाई स्थान पर हम चल रहे हैं, और जोड़ 23, ये 6 3 9, यानी इकाई स्थान पर कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 519। अगला सवाल है भाई मेरे, रवि 1620 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कमीज खरीदता है। इस पर उसे 20% और 10% की 2 लगातार छूट मिलती है। क्रमागत मीन्स लगातार। रवि ने कमीज के लिए कितना मूल्य चुकाया, यानी रवि ने कितने रुपए दिया। तो अंकित मूल्य यानी उस पर कितना रुपये लिखा हुआ था, 1620 रुपये लिखा हुआ था। तो अंकित मूल्य पे ही छूट मिलता है। तो पहला छूट कितना मिल रहा है भाई मेरे, 20% का है। तो 20% जब छूट मिल रहा है तो कितने में खरीद रहा होगा, 80% में। तो 80% का मतलब 80/100, और उसके बाद कितने का छूट मिल रहा है, 10% का। तो 10% का छूट दिया होगा तो कितने में खरीदा होगा, 90% में। तो 90%, तो 90 आप परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। ठीक, ये देखिए, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, 162 गुने 8 गुने 9 बटे में 10। इसको करेंगे तो कितना होगा भाई मेरे, इकाई स्थान पे चलिए, 8 दूने 16, 6 6 9 54, अंत में इकाई स्थान पर 4 आएगा। चूंकि 1 0 है तो एक अंक बाद दशमलव पड़ेगा। तो दशमलव के बाद तो हम कितनी भी शून्य लगा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक क्या हो जाएगा, 0.40। तो देखिए 0.40 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1166.40, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है भाई मेरे,
P और Q मिलकर एक टंकी को 9 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि P अकेले टंकी को 36 घंटे में पानी से भर सकते हैं तो Q अकेले उसी टंकी का 1/4 भाग कितने घंटे में भरेगा। तो जो दूसरी शिफ्ट थी उसमें सेम सवाल ये पूछा हुआ था, बस क्या था कि वहाँ नंबर चेंज कर दिया है। तो हमने सीखा था उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए भाई मेरे, P प्लस Q जो है मिल के 9 घंटे में भर रहा है और P अकेले 36 घंटे में भरता है, तो इसको तो हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं। Q को बताना है कि Q कितने देर में भरेगा। पहले इसकी क्षमता ज्ञात करते हैं। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो टोटल काम हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करके टोटल काम निकाल लेते हैं। तो 9 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। 36 यूनिट क्या हो गया, टोटल काम हो गया। तो P प्लस Q की क्षमता क्या हो जाएगी, P प्लस Q की क्षमता हो जाएगी 36 यूनिट काम करना है और 9 घंटे में कर रहा है, तो कितने घंटे प्रति यूनिट के हिसाब से काम कर रहा होगा, 9 चौके 36, यानी 4 यूनिट प्रति घंटा। P की क्षमता यहाँ से कितना हो जाएगी, तो P की क्षमता हो जाएगा 36 यूनिट टोटल काम है, ये 36 घंटे में कर रहा है, तो ये 36 1, यानी 1 यूनिट प्रति घंटा। भाई मेरे, P और Q मिल के दोनों 4 घंटे में कर रहे हैं। अब P का आ गया 1 तो Q का कितना होगा 3, तभी तो ये 3 और 1 टोटल मिल के 4 घंटे में कर रहे हैं। यानी Q की क्षमता कितनी आ गई, Q की क्षमता आ गई 3 यूनिट प्रति घंटा। ठीक, अब हमें काम कितने करने हैं, टंकी का 1/4, यानी काम हमें टोटल काम कितना आया था, 36 आया था। तो अब 36 का कितना करना है, 36 का 1/4 करना है, यानी टोटल 9 यूनिट काम करने हैं। Q को कितने करने हैं, 9 यूनिट काम। तो 9 यूनिट कितने देर में कर रहा है, तो भाई मेरे 3 यूनिट 1 घंटे में कर दे रहा है, तो 9 यूनिट कितने देर में करेगा, तो 9 यूनिट कर देगा 9/3, यानी 3 का 9, 3 घंटा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भाई मेरे, चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S के समद्विभाजक बिंदु T चतुर्भुज के भीतर, यानी समद्विभाजक जो बिंदु है T चतुर्भुज के भीतर ही है, पर मिलते हैं और कोण STR बराबर 44 डिग्री है। यदि P और Q का अनुपात 5:6 है तो कोण Q और कोण P के मापों का अंतर बताइए। देखिए ये कोई चतुर्भुज है PQRS, और अभी हम नाम नहीं देंगे, आगे पढ़ेंगे कोण R और कोण S के समद्विभाजक। तो हम मान लेते हैं कि ये R है, ये S है, तो ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। ठीक, PQRS। ठीक, अब कह रहा है कोण R और कोण S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। समद्विभाजक का मतलब ये होता है भाई मेरे, बस यहाँ समझ लीजिए, ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, समद्विभाजक किसको कहते हैं, ये कोण है और इसको हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विभाजक। ये जैसे कोई कोण है, मान लीजिए ये 80 डिग्री का है, तो इसका समद्विभाजक क्या होगा, 40 डिग्री होगा, यानी कि ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री बराबर बराबर भागों में हमने बांट दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विभाजक। ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है ABCD, ये जो एक दूसरे के पड़ोसी रहते हैं इसको हम लोग आसन कोण बोलते हैं, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो ये आसन कोण हो गए, या ये और ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो ये आसन कोण हो गए, या ये और ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो ये आसन कोण हो गए, या ये और ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो आसन कोण हो गए। ठीक, और इसमें सम्मुख कोण क्या होता है, जो सामने पड़ता है, C के सामने क्या है, B है, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण हो जाएगा। A के सामने क्या है, D, तो एक का सम्मुख कोण D हो जाएगा, या D का सम्मुख कोण A हो जाएगा। तो सम्मुख माने सामने, आसन माने जो पड़ोसी हो, आसपास हो, यानी A का आसन कोण C भी हो जाएगा, A का आसन कोण B भी हो जाएगा। ठीक, C का आसन कोण D भी हो जाएगा और C का आसन कोण A भी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि R और S के समद्विभाजक, ये R के ये समद्विभाजक ये होगा और S के समद्विभाजक ये होगा। ये कह रहा है कि ये दोनों T बिंदु पर मिलते हैं, ये T बिंदु पर मिलते हैं चतुर्भुज के अंदर ही, ये T बिंदु पर मिलते हैं यहाँ चतुर्भुज के अंदर ही, और कोण STR 44 डिग्री है, STR 44 डिग्री है, तो जो लेटर बीच में रहता है भाई मेरे वहीं पे कोण बनता है, यानी ये हो गया 44 डिग्री। ठीक, तो कह रहा है कि कोण P, यानी ये कोण P और कोण Q का अनुपात दिया है 5:6, ये P कोण P और कोण Q का जो अनुपात दिया है 5:6 दिया है, यानी ये कोण P को हम माने कि 5x है तो कोण Q कितना होगा, 6x है। तो कह रहा है कोण Q और कोण P के मापों का अंतर बताना है, और यानी हमें बताना क्या है, 6x माइनस 5x, यानी कि 1x की वैल्यू हमें ये बतानी है। तो देखिए भाई मेरे ध्यान दीजिए, ज्यामिति का नियम होता है कि किसी भी चतुर्भुज के दो आसन कोण, ये और ये दोनों आसन कोण है,
ये और ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो आसन कोण है। तो किसी भी चतुर्भुज के दो आसन कोणों के समद्विभाजक द्वारा बना कोण, समद्विभाजक है ये, और ये समद्विभाजक द्वारा बना गया कोण, ये बचे हुए, अब इसके अलावा कौन दो कोण बच गया, ये बचे हुए दो कोणों के योग का आधा होता है। कोण सी और कोण डी, ये क्या है, आसन कोण है। तो किसी भी चतुर्भुज के दो आसन कोण के समद्विभाजक, समद्विभाजक ये है और इसका समद्विभाजक ये है, ये कहीं ना कहीं मिलेगा, के द्वारा बनाया गया कोण, ये वाला कोण, बचे हुए दो गो कोण, भैया दो गो कोण बचेगा, बचे हुए दो गो कोण के योग के आधा होता है, ये वाला आधा होता है, इनके योग के ये वाला आधा होता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है आधा है किसका, इसका और इसके योग का। तो ये कोण टी जो है आधा होगा किसका, कोण पी अजोड़ कोण क्यू के योग के आधे के बराबर होगा कोण टी। तो कोण टी कितना दिया है भाई मेरे, 44 डिग्री दिया है, बराबर कोण पी कितना है 5x, जोड़ कोण क्यू कितना दिया है 6x बटे में 2। तो 44 दूनी 88 डिग्री बराबर 6 5 11x, यानी भाई मेरे 11x की वैल्यू कितना आ गई 88। तो ये कट जाएगा क्या, 11 8 है 88, यानी x बराबर 8 डिग्री। हमें यह बताना था ना, x की वैल्यू ही बतानी थी ना, यानी दोनों का अंतर बताना था। तो 6x माइनस 5x बराबर x बचेगा, x की वैल्यू कितनी होगी 8 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसको बेसिक से अगर हम आपको सॉल्व करके बताऊं तो बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ये चतुर्भुज है, इसका नाम है पी क्यू आर एस। ठीक, इसका जो समद्विभाजक बन रहा है ये दोनों का, ये 44 डिग्री है और ये क्या है टी है। ठीक, तो भाई मेरे अगर हम मानो कि ये पूरा कोण मिल के आर है, ये पूरा कोण मिल के आर है, ये पूरा कोण मिल के एस है, तो समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि आधा आधा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा आर बटे 2, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा एस बटे 2, तभी तो आधा आधा होगा, ये भी एस बटे 2 ये भी एस बटे 2, तो दोनों मिलके कितना होगा एस होगा, ये भी आर बटे 2 ये भी आर बटे 2, तो दोनों मिलके आर होगा। अब हमें पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इस वाले त्रिभुज में देखिए तो इस वाले एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलके कितना होता है 180 डिग्री, यानी 44 जोड़ ये वाला कोण r/2 जोड़ ये वाला कोण s/2, और ये दोनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री। अब ये r/2 जोड़ s/2 बराबर 180 माइनस 44, तो r जोड़ s बराबर क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 7 में से 4 गया 3, 136 डिग्री। इसका एलसीएम 2 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा r प्लस एस बराबर हो जाएगा 136 गुना 2, यानी 6 दूनी 12 13 दूनी 26 1 27, 272 डिग्री। ये 272 डिग्री हो गया, यानी कोण r की वैल्यू और s की वैल्यू मिलके कितनी आ गई 272। और ये भी हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मिलके कितना होता है 360 डिग्री, यानी कोण P जोड़ कोण Q जोड़ कोण R जोड़ कोण S, यही है चारों कोण चतुर्भुज के, मिलके कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, तो P और Q का अनुपात कितना दिया है 5:6 दिया है, तो हम मान लें कि इसका 5x है और इसका 6x है। ठीक, अनुपात में हम इसी तरह मानते हैं, यानी कोण P के जगह पे हम लिख दिए 5x जोड़ कोण Q के जगह पे 6x जोड़ कोण R और S, ये दोनों का योग कितना आ गया है भाई मेरे यहाँ से, कोण R और कोण S का वैल्यू आ गया है 272, यानी 272 बराबर 360, यानी 5x जोड़ 6x मिल के कितना हो जाएगा 11x, तो 11x बराबर 360, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 272, तो 11x बराबर ये 10 में से 2 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 88, यानी 11x की वैल्यू आ गई 88, तो 11 8 88, यानी x बराबर 8 आ गया। अब बताना था कि कोण Q माइनस कोण P, यह Q कितना है 6x है, तो 6x माइनस कोण P कितना है 5x है, तो 6 में से 5x x बचेगा और x की वैल्यू कितनी है 8 है, यानी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8 डिग्री। और आप ऐसे इसको डायरेक्ट ट्रिक से याद रखिए, किसी भी चतुर्भुज का आसन कोण क्या होगा, इसका ये होगा। तो आसन कोणों द्वारा बनाया गया समद्विभाजक पर कोण बचे हुए चतुर्भुज के दो कोणों के योग, इसका योग के आधा होता है। मान लीजिए हम ये नहीं करें, दूसरा समद्विभाजक लें, मान लीजिए ये वाला चतुर्भुज है, इसका आसन कोण और इसका आसन कोण ये होगा है, तो इसका समद्विभाजक ये होगा और इसका समद्विभाजक ये होगा, तो ये दोनों समद्विभाजक द्वारा जो बना हुआ ये कोण होगा, इन दोनों कोणों के बचे हुए दोनों कोणों के योग के आधा होगा। ये मान लीजिए ये दोनों का योग 50 आ रहा है, दोनों का योग, तो ये 25 होगा। ठीक, क्लियर।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 6 नंबर भाई मेरे कि 22% और 8% और 17% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर लगभग एकल छूट ज्ञात कीजिए। यानी हमें बताना है कि 3 तरीका के लगातार छूट दे रहा है, तो इसे लगभग अगर तीनों के जगह पे हम एक ही छूट दें तो वहीं बताना है कि तीनों के जगह पे हम एक ही छूट दें तो कितना छूट होगा। तो देखिए इसका तो एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। तो इसमें हम ए की जगह पे एक बार 22 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर आएगा जितना, फिर उसको ये मानेंगे और बचे हुए को बी मानेंगे। या हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी संख्या का मूल्य जो है 100% है, अगर वो छूट दे रहा है 22% की तो कितने में बेच रहा होगा भाई? 78% पे बेच रहा होगा। ठीक, 78% पे बेच रहा होगा। अब उसमें फिर क्या कर रहा है? 8% की छूट दे रहा है। तो 8% की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा होगा? 92% में बेच रहा होगा। इसको परसेंटेज में हटाएंगे तो 100 बटे में। और 17% की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा होगा? 83%। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। अब इसमें परसेंट हम इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि हमें परसेंट में ही बताना है, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। ये हमारा क्या निकल गया? विक्रय मूल्य निकल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 78 क्या है? 80 से 2 कम है और 92 जो है 90 से 2 ज़्यादा है। तो हम इसको लगभग में मान लें, इसको 80 मान लेते हैं और 92 को हम 90 मान लेते हैं। ठीक, आइए 83 तो 83 रहने देते। ये 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो गया। तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 गुना 9 गुने 83 बटे में 100, यानी 8 9 72, 72 गुने 83 बटे में 100। गुना करेंगे तो आएगा 5976 और बटे में 100, यानी हो जाएगा 59.76। ये हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। उसका अंकित मूल्य था 100 रुपया, अब बेच रहा है 59.76 रुपये में। कितना उस पर छूट दे रहा है? मान लीजिए आप कोई वस्तु 50 रुपये में बेच रहे थे, अब उसको छूट देने के बाद आप अब 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना छूट दिए? 30 रुपये। दूसरी तरफ पहले उसको बेच रहा था 100 रुपये में, लेकिन इतना छूट देने के बाद अब बेच रहा है 59.76 रुपये में, तो कितना छूट दिया होगा? तो घटा दीजिए 59.76, यानी घटाने पर 40.24 आए। लगभग में हमने माना था 78 को 80 कर दिया था, 92 को 90 कर दिया था, यानी लगभग में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न कह रहा है भाई मेरे, यदि दीवार के आयतन का 10% सीमेंट से भरा है तो 25 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर आकार के ईंटों का उपयोग करके 20 मीटर लंबी, 9.9 मीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या बताना है। भाई मेरे दीवार में क्या क्या होता है? दीवार में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। यानी दीवार क्या है? दीवार घनाभ है। देखिए इसमें यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें यूनिट सेम करने पड़ेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान रहता है। देखिए आयतन कह रहा है, दीवार का आयतन का 10% सीमेंट है, तो जब 10% भाई मेरे सीमेंट उसमें भरा हुआ है दीवार में, तो ईंट कितना होगा? 90%, क्योंकि हमें ईंट ही बताना है। यानी ईंट कितना हो गया? 90%। किसका? आयतन का, उस दीवार के आयतन का। तो दीवार का आयतन कितना दिया है? दीवार का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई 20 मीटर, तो 20 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करते हैं। ठीक, 9.9 मीटर ऊंचाई दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम 100 से गुना करेंगे। तो ये 99, ये 10 दशमलव हटाएंगे तो गुने 100। ठीक, और ये तो खुद सेंटीमीटर में ही है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हमारा दीवार का आयतन आ गया। मान लीजिए कि ये दीवार है, ये टोटल दीवार का आयतन मान लीजिए कि 100 है, और ये गो ईंट जो है, ये गो ईंट का आयतन 10 है, तो इसमें हम को ईंट लगाएंगे? 10 गो ईंट लगाएंगे तो हो नहीं जाएगा 10 दहाई में 100। एगो 10 का लगा दिए, एगो 10 का लगा दिए, एगो 10 का लगा दिए, ऐसे करते करते हम इसमें 10 ईंट लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी दीवार के आयतन से हमें एक ईंट के आयतन में भाग करना पड़ेगा, तो ईंटों की संख्या निकल जाएगी। तो ये तो दीवार के आयतन हो गया, और दीवार के आयतन से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे ईंट के आयतन से। तो ईंट का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो कि दिया है 25 गुने 11 गुने 8। तो देखिए ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, यानी ये परसेंटेज से ये 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक, ये 11 9 99 कैंसिल हो गया 9 बार में। ठीक, अब देखिए 25 चौका 100, आइए 4 दूनी 8। ठीक, आइए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा? अब बचा 90 गुना 9 गुना 30। इतनी ईंट की संख्या होगी, गुना कर दीजिए। 2 0, आइए क्या हो गया? 99 81, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, यानी इकाई स्थान पर 2 0 और 3 आएगा, जो कि 2 0 3 इसी ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा
सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भाई मेरे 20, 15 और 8 के चतुर्थानुपाती यानी 20, 15 और 8 के चौथा अनुपात ए और 30 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। यानी 20, 15 और 8 के चौथा अनुपात जो है ए और बी के तृतीय अनुपात के बराबर है। ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई मेरे चौथा अनुपात क्या होता है कि अगर कोई भी मान लीजिए ये संख्या लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो चौथा अनुपात यही होता है कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। चौथा अनुपात इसमें क्या है, ये है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा अनुपात क्या है, ये डी है। तो चौथा अनुपात में क्या होता है कि 4 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। और तृतीय अनुपात क्या होता है, जैसे ये तृतीय अनुपात ये होता है जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। यानी तृतीय अनुपात में 3 ही संख्याओं की जरूरत है, 3 ही संख्या होती है। देखिए तो ए बी और सी, ये तो बी ही है, उतनी संख्या नहीं। इसमें तृतीय अनुपात में 3 संख्याओं की जरूरत होती है, लेकिन चौथे अनुपात में 4 संख्याओं की जरूरत होती है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहली गुने चौथी बराबर दूसरी गुने तीसरी, यानी बाहरी बाहरी वाला एक साथ, अंदर अंदर वाला एक साथ। वही कह रहा है कि 20, 15 और 8 के चतुर्थानुपाती यानी क्या होगा 20 अनुपात 15 समानुपात 8, और चौथा अनुपाती तो हमें पता नहीं है, तो हम चौथा अनुपात कुछ भी मान लेते हैं कि x है। इसको हल सॉल्व करेंगे तो भाई मेरे कितना होगा, पहली गुने चौथी यानी 20 गुने x, 20 गुने x बराबर दूसरी गुने तीसरी यानी 15 गुने 8। ये 15 8 कितना है 120 है, तो 20 से ये कट जाएगा, 20 छक्का 120 यानी x की वैल्यू आ गई 6। ठीक, अब क्या कर रहा है ए और 30 के तृतीय अनुपाती, तो इसको कैसे लिखते हैं तृतीय अनुपाती को, ए अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात तृतीय अनुपाती भी कुछ ना कुछ होगा, तो हम मान लेते हैं कि तीसरा अनुपात y है। ठीक है भाई मेरे, तीसरा अनुपात कुछ ना कुछ होगा उसका, क्योंकि तृतीय अनुपात में 3 ही संख्या रहता है, एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये तो सेम है ना, तो इसको एक ही गिनेंगे ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहली गुने चौथी यानी ए गुने y बराबर दूसरी गुने तीसरी यानी 30 गुने 30। तो हमें ए की मान बताना है, तो ए बराबर क्या होगा 30 गुने 30 बटे में y, यही होगा। अभी क्या कह रहा है भाई मेरे, चौथा अनुपात और तीसरा अनुपात बराबर है, तो चौथा अनुपात क्या था भाई मेरे x था, और तीसरा अनुपात क्या था y था, यही था ना। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो x के जगह पे हम क्या रख देंगे, अब x के जगह पे हम रख देंगे 6 बराबर y के जगह पे क्या रख देंगे, अगर y इधर रहेगा तो ये a इधर रहेगा, तो हम इसको रख देंगे 30 गुने 30 बटे में a, ये कट जाएगा 6 5 30 यानी a बराबर 150। यही बताना था ना भाई मेरे, a का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, एक बार इसको फिर से समझिए। कह रहा है क्वेश्चन कि 20, 15 और 8 का चौथा अनुपात, चौथा अनुपात में 4 संख्याओं की जरूरत पड़ती है, जो कि पहला है 20, दूसरा है 15 समानुपात, तीसरा है 8, और चौथा अनुपात कुछ ना कुछ होगा, तो हमने मान लिया x। ठीक, तो इसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते हैं, पहली गुने चौथी यानी 20 गुने x बराबर दूसरी गुने तीसरी यानी 15 गुने 8। तो ये 15 8 कितना होगा 120 होगा, तो 20 से ये 20 छक्का 120 6 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। यानी चौथा अनुपात क्या था, x था, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब कह रहा है तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात में 3 संख्याओं की जरूरत पड़ती है, एक a एक 30 और तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात कुछ ना कुछ होगा, तो y होगा। मान लीजिए हमने मान लिया y होगा। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, a अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात y। तृतीय अनुपात में ये बीच वाला जो संख्या रहता है वो रिपीट हो जाता है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाहर बाहर वाला एक साथ, अंदर अंदर वाला एक साथ, a गुने y बराबर 30 गुने 30। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 गुने 30 बटे में ये y बराबर हो गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि इसका चौथा अनुपात और इसका तीसरा अनुपात बराबर है, यानी इसका चौथा अनुपात क्या था x था, इसका तीसरा अनुपात क्या था y था, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। ठीक, तो x के जगह पे हम वैल्यू 6 रख देंगे बराबर, y के जगह पे हम क्या रख देंगे 30 गुने 30 बटे में a। ठीक, अब ये 6 से 6 5 30 यानी a बराबर हो जाएगा 30 गुने 5 यानी 150। क्लियर। अब अगला प्रश्न, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 924 सेंटीमीटर स्क्वायर और 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का उपयोग कर सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई मेरे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, यही होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 924। ठीक,
बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या बताना है, व्यास बताना है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होता है, व्यास यानी डी बराबर क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना यानी आर का दुगुना, यानी हमें 2r की वैल्यू बताना है। तो 2r को हम एक साथ साइड में रख लेंगे, 2r गुने पाई के जगह पे हम 22/7 रख देंगे। और ऊंचाई देखिए दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब कटा दीजिए, 7 दूनी 14, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी का 4। अब देखिए तो 22 से कट रहा है क्या, 22 दूनी 44, हाँ कट जा रहा है, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, यानी 2r की वैल्यू आ गया 21 सेंटीमीटर। तो हमें यही ना बताना था व्यास d, 2r बताना था, यानी 2r को हम क्या लिख सकते हैं, d व्यास। और व्यास क्या है, 21 सेंटीमीटर, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भाई मेरे कि 1209 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 24 दिनों के लिए राशन है। यदि टुकड़ी में 403 सैनिक और बढ़ा दिया जाए, यानी 403 सैनिक और बढ़ जाते हैं, तो राशन कितने समय यानी कितने दिनों तक चलेगा। भाई मेरे आप MDH मसाला का नाम सुने ही होंगे, उसी पे इसको हम सॉल्व करते हैं। MDH बराबर MDH यानी मैन डे आवर। ठीक, तो मैन कितना दिया है, 1209 दिया है, गुने डे कितना दिया है, 24, घंटा तो है नहीं, हटा देंगे बराबर। अब मैन कितना हो रहा है, 403 बढ़ जा रहे हैं, यानी 1209 में 403 लोग और ऐड हो जा रहे हैं। तो अब बताना है कि अब कितने दिन तक चलेगा, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 1209 गुने 24 बराबर, इसको जोड़िए, 9 3 12, ये हो जाएगा 4 2 6, ये गुने डे। ठीक, 403 से दोनों कटेंगे, 4 3 12 तितरी का 9, 403 से दोनों विभाजित होंगे, 403 से ये 3 बार में और 403 से ये 4 बार में, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, अब ये 4 से कट जाएगा, 4 6 24, यानी डे बराबर आ गया, दिन बराबर आ गया 3 गुने 6 18 दिन, यानी इनकी भोजन अब उतना बढ़ जाएंगे तो 18 दिन तक चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर इसको भाई मेरे हम बेसिक से सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखिए, चूंकि वाला जब 5वां क्लास में आप पढ़े होंगे कि चूंकि 1209 सैनिक का 24 दिनों का राशन है, यानी 1209 सैनिक 24 दिनों तक राशन का उपयोग करते हैं, इसलिए एक सैनिक, भाई मेरे एक सैनिक उस राशन को कम दिन तक खाएगा कि अधिक दिन तक खाएगा। आपके घर में 5 किलो अनाज है, उसको 10 लोग खा रहे हैं, तो एक लोग उसको ज़्यादा दिन तक खाएंगे, तो ज़्यादा के लिए गुना करते हैं, कम के लिए भागा करते हैं, तो एक सैनिक उसको अधिक दिन तक खाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो इतना दिन तक। अब इसलिए अब क्या कह रहा है, 403 सैनिक और बढ़ गए, तो पहले 1209 थे और उसमें और 403 सैनिक ऐड हो गए, तो कितना हो गए, 1612 सैनिक हो गए। तो 1612 सैनिक अब कितना खाएंगे, अब 1209 गुने 24, एक सैनिक से तो अब कम ही दिन चलेगा, एक सैनिक वाले से कम ही दिन चलेगा, तो कम खाते हम भाग करते हैं, तो भाग कर देंगे। अब ये 403 से ये 4 बार में कट जाएगा, ये 403 से 3 बार में कट जाएगा, ये 4 से 4 6 24, यानी 6 3 18 दिन। बेसिक से उसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, 18 दिन हमारा आंसर है। भाई मेरे अगला सवाल, निम्नलिखित व्यंजक को सरल करिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबका आधार एक जैसा बनाएंगे, या एक तरीका और है इसको सॉल्व करने के लिए कि x का हम कम से कम वैल्यू कुछ ना कुछ रख लें, और ऐसा वैल्यू रखें कि हमारा पॉजिटिव ही आंसर आए, निगेटिव में ना आए। निगेटिव में भी आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा हमारा टाइम लॉस होगा। यदि x का वैल्यू भाई मेरे हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 नहीं रखेंगे। अगर 0 भी रखते हैं तो यहाँ से माइनस में आ जाएगा, 0 भी नहीं रखेंगे। अगर 2 रखेंगे तो 2 भी रखेंगे तो यहाँ से माइनस में आएगा, 3 रखेंगे तो 3 भी माइनस में आएगा, 4 रखेंगे तो 4 माइनस में आएगा क्या, 4 रखते हैं तो कहीं से माइनस में नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे ही कोई वैल्यू रख लेते हैं, तो मान लेते हैं कि x बराबर 4 है। आप 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। तो 4 में जल्दी कैलकुलेशन होगा, 1 0 2 या 3 ऐसे रखिएगा तो थोड़ा उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस में पावर आएगा तो फिर उल्टा करना पड़ता है, इसलिए हम 4 रख लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, और ये 4, जो x के जगह पे हमने 4 रख दिया, तो 4 4 8 हो गया। ठीक, गुने 9, x के जगह पे हमने क्या रखा 4, तो 4 में से 4 गया 0, यानी 9 के पावर 0, बटे में 27, x के जगह पे हमने क्या रखा है 4 रखा है, तो 4 में से 3 गया 1, गुने ये 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 ही रख देते हैं। ठीक, अब देखिए 3 के पावर 8 गुने किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, और 27 के पावर 1 कितना होगा 27 गुने 3 के पावर 3। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, या ऐसे इसको लिख दीजिए। 3 के पावर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई मेरे, 3 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, तभी तो 3 3 6 2 8। ठीक, अब बटे में 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 27 को हम कैसे लिख देंगे 3 के पावर 3 गुने ये 3 के पावर
3 है। अब देखिए तो ये 3 के पावर 3 से ये 3 के पावर 3 कैंसिल हो गया, ये 3 के पावर 3 से ये 3 के पावर 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया 3 के पावर 2 यानी 3 के स्क्वायर तितरी का 9। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, एक कार पहला घंटा में 187 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 273 घंटे की यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है भाई मेरे, कुल दूरी बटा में कुल समय। चाल बराबर यही होता है ना, दूरी बटा समय। तो कुल दूरी कितना दिया है 187 किलोमीटर और जोड़ 273 किलोमीटर, अब बटे में समय क्या दिया है पहला घंटा, यानी पहला घंटा में इतना चल रहा है और उसके दूसरे घंटे माने उसके पहला घंटा यानी ये 2 घंटे, ये कुल समय ये हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए 7 3 10 8 7 15 1 16 और 2 1 3 1 हासिल 4, 460 बटे 1 1 2 यानी ये हो गया 230, यानी औसत चाल क्या हो गया 230 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है भाई मेरे, दो मित्र डेविड और आशीष की मासिक आय क्रमशः 5:9 के अनुपात में है और उसमें से प्रत्येक हर माह 39,000 रुपये की बचत करता है। दोनों जो है 39,000 रुपये की बचत करता है। यदि उसके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो डेविड की मासिक आय बतानी है। भाई मेरे यहाँ 2 लोग हैं, एक डेविड है और एक आशीष नाम का व्यक्ति है, ठीक। इनकी आय कितनी है, आय है 5:9, ठीक। और ये लोग बचत कितना करते हैं, दोनों लोग बचत करते हैं, ये भी 39,000 करता है और ये भी 39,000 रुपया करता है, ठीक। और उसका खर्चा का अनुपात, दोनों लोग महीने में खर्च कितने कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं 2:4 का अनुपात में। तो डेबिट की बताना है कि मासिक आय कितनी। भाई मेरे अगर मानो मैं कि डेबिट की मासिक आय 5x है और आशीष की मासिक आय 9x है, तो भाई मेरे खर्चा कैसे निकलता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये आपकी आय है, ठीक, और आपने उसको बचाया 20 रुपये आपने बचत किया, तो कितने रुपए आप खर्च किए होंगे, आप खर्च किए होंगे 80 रुपये। तो खर्च कैसे आया, आय में से आपने बचत को घटा दिया तो क्या निकल गया, खर्च निकल गया। तो इसी तरह हम आय में से बचत को घटा देंगे, ये 3900 खर्च निकल गया। किसका खर्च निकल गया, डेबिट का, जो कि कितना है 2 है, रेशियो में 2 है। और उसी तरह हम अगर आशीष की आय में से इसकी बचत घटा देंगे तो इसकी क्या निकल जाएगी, इसकी निकल जाएगी खर्च निकल जाएगी। अनुपात का मतलब क्या होता है भाई मेरे, बटा होता है, तो ये बटा, ठीक है। ये दोनों बराबर। अब देखिए तो ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा ना, अब गुना कर दीजिए, ये 2 इधर हुआ, 5 दूनी 10x माइनस 39 गुना 78,000 बराबर, इसको ये इधर जाएगा तो 9x माइनस 39,000, ठीक। अब देखिए ये 9 इधर माइनस में आएगा तो 10 में से 9 गया, 1x बचा माइनस 39,000 प्लस ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 78,000, यानी x की वैल्यू आ गई 78,000 में से 39,000 गया 39,000, ठीक। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है डेबिट की मासिक आय। तो डेबिट की मासिक आय कितनी थी 5x रुपया, यानी 5x की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू 3900, तो 5x की वैल्यू बताना है तो यानी इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी हम 5 से गुना करेंगे तो 39 5 कितना होगा 9 5 45 के 5, यानी कहीं स्थान पर 5 आएगा, ये 3 0 है तो 3 0 तो रहेगा ही, यानी ऑप्शन नंबर यहीं से हो जाएगा, ये कहीं है 3 0 और 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भाई मेरे, दो संख्याओं का गुणनफल 96 है और उनका योग 20 है। दो संख्या है, मान लीजिए, मान लें कि एक ए है एक बी है, ठीक। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी दिया है 96 और उनका योग ए जोड़ बी योग दिया है 20। कह रहा है उनके अंतर के वर्ग का मान बताना है, यानी अंतर ए माइनस बी, अंतर का वर्ग स्क्वायर, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। यही बताना है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, ठीक। और यहाँ से देखिए तो भाई मेरे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकेले करूँ तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये प्लस में तो इधर आके माइनस 2ab हो जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हम जगह पे इतना का मान पुट कर सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इसके जगह पे कितना हम लिख देंगे, अब इसके जगह पे हम इतना लिख देंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो पहले से है माइनस 2ab बराबर a प्लस बी का मान कितना दिया है, a प्लस बी का मान 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 2ab मिलके कितना हो जाएगा 4ab। अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 4, और ए बी का मान कहाँ दिया है, ए गुना बी का मान 96 दिया है,
96, यानी कि 400 माइनस ये गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो 384 होगा, घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, ये 9 में से 8 गया 16, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान कितना आ गया 16, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल 15 नंबर, 164 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से, यानी एक ऐसे चल रही है तो एक ऐसे चल रही है, विपरीत दिशा से। तो हमें पता है कि जब विपरीत दिशा में गाड़ी चलती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, उसकी चाल जुड़ जाती है, क्योंकि सन से एक दूसरे को निकलती है, दोनों का चाल इसीलिए जुड़ जाता है। ठीक, 164 मीटर एक लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 136 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 82 किलोमीटर प्रति आवर है तो दूसरी ट्रेन की चाल बताना है। देखिए भाई मेरे यूनिट सेम नहीं है, एक किलोमीटर प्रति आवर में है और एक मीटर और एक सेकंड में है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें किलोमीटर प्रति आवर में बताना है। तो भाई मेरे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो पहली ट्रेन की चाल कितनी है 82 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरी ट्रेन की तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि दूसरी ट्रेन की चाल x है। ठीक, ये दोनों जुड़ेगा, क्यों जुटेगा कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। अगर समान दिशा में चलती तो हम दोनों को यहाँ माइनस करते, बराबर दूरी कितना होगा, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है और एक दूसरे को कब पार करेगी, जब ये दूरी जो है ऐसे निकल के यहाँ तक आ जाए, यानी टोटल दूरी देखिए तो ये ऐड हो जा रही है, यहाँ से इस ट्रेन की लंबाई और यहाँ से इस ट्रेन की लंबाई, इतना दूरी हो रहा है ना, यानी टोटल दूरी ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा, पहले ट्रेन का 164 जोड़ दूसरी का 136, अब आटा में समय 10, चूँकि ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है तो हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए भाई मेरे क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 82 जोड़ x बराबर ये 6 4 10, 6 3 9 1 10, 1 1 2 1 3, 300/10 गुने 18 गुने 5। ठीक, ये देखिए ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 6 का 30, यानी 82 जोड़ x बराबर 108। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 108 माइनस 82 यानी कि 26 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब भाई मेरे थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि ये हमने 18/5 से कैसे किया। देखिए यही लिखा हुआ था, ये किलोमीटर प्रति आवर में था, ये दूरी जो था मीटर में था, ये समय जो था सेकंड में था। तो मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलते हैं तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए भाई मेरे क्या करते हैं कि 1000 से भाग देते हैं। तो 1000 से भाग दे दिए और तो ये क्या हो गया, मीटर के जगह पे अब किलोमीटर हो गया। ठीक, अब सेकंड को जब हम आवर में, ये 10 सेकंड है और 10 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, तो मिनट में है। अब मिनट को फिर हम घंटा में बदलने के लिए फिर से 60 से भाग देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 गुने 60 होगा। तो ये 60 गुने 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 60 गुने 60 ये ऊपर चला जाएगा। अब ये कट जाएगा, देखिए तो अब ये 2 से कटाई, 2 5 10 और 2 3 6, यानी 6 3 18/5। तो वहीं हमने 18/5 से गुना किया है। ठीक है, तो अब ये भी किलोमीटर प्रति आवर हो गया, क्योंकि सेकंड को हमने घंटा में बदल दिया, मीटर को किलोमीटर में, तो यूनिट सेम हो गया ना, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर, प्रति का मतलब बटा होता है। ऐसे किलोमीटर प्रति आवर लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किलोमीटर बटे घंटा ऐसे लिखा हुआ है। तो यही था ना यहाँ, किलोमीटर बटे घंटा, दोनों का यूनिट सेम हो गया ना, वहीं यूनिट सेम करके सॉल्व करना पड़ता है। तो डायरेक्ट आप याद करिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करना पड़ेगा। ठीक, अब अगला सवाल 16 नंबर, जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या में से 40% लोग गांव छोड़कर चले गए और शेष में से 10% लोग नौकरी की तलाश में शहर छोड़कर चले गए। यदि वर्तमान में गांव में 1080 लोग रहते हैं तो प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात कितना होगा, अनुपात बताना है। तो भाई मेरे एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी अनुपात निकालना रहेगा ना तो मूल डेटा ये जो दिया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं इसके जगह पे। ये जो है आपको गुमराह करने के लिए दिया है। हम मान लें कि प्रारंभिक जनसंख्या 100 थी, प्रारंभिक यानी पहले, और ये वर्तमान, इसी का हमें अनुपात बताना है कि प्रारंभिक मैंने पहले कितना था अब कितना, इसी का अनुपात बताना है। तो मान लीजिए भाई मेरे कि मेरे गांव में पहले प्रारंभ में 100 लोग रहते थे। ठीक, ये हमने मान लिया। अब क्या हो रहा है कि जनसंख्या में से, यानी प्रारंभिक जनसंख्या में से 40% लोग गांव छोड़कर चले गए। तो इसमें से 40% लोग जब गांव छोड़ के चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, अब 60 बचेंगे। ठीक, और इसमें से जो शेष 60 बच रहे हैं, शेष में से 10% लोग नौकरी की तलाश में शहर चले जाते हैं
तो जब 10% लोग चले जाते हैं शहर में तो कितने बचते हैं, अब 90% लोग बचते हैं, यानी अब इतने ही लोग बचेंगे, यानी 9 छः 54। अब उस गांव में कितने लोग हैं, 54 लोग हैं। पहले कितने थे, 100 लोग थे, अब कितने हैं, 54 लोग हैं। तो वही अनुपात बताना था कि पहले का अनुपात और अब का अनुपात बताइए। ये दोनों 2 से कटा दीजिए, 2 से 50 बार में, 2 से 27 बार में, यानी इनका अनुपात हो गया 50:27, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस डेटा का कोई मतलब नहीं है, ये गुमराह करने के लिए दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर, सबसे बड़े आयतन वाला बर्तन लीटर में कौन सा है जो 300 लीटर, 280 लीटर और 180 लीटर माप सकता है। यानी हमें बताना है कि ऐसा आप मापने वाला बर्तन बताइए जिससे हम पूरे 300 लीटर भी नाप सकें, या 280 लीटर भी नाप सके और 180 लीटर भी माप सके, ऐसा माप बताना है। तो कौन सी होगी, तो इसके लिए हम ऑप्शन से चलते हैं, बेहतर रहता है कि अगर हम 60 लीटर का नापना लें तो क्या तीनों नपा सकता है, तो 6 5 30, 60 लीटर का नापना अगर हम 5 बार उड़ेलेंगे इसमें तो ये 300 हो जाएगा, भर जाएगा। और 60 का नापना लेके हम 280 लीटर का भरेंगे तो नपाएगा का, एक बार में भरेंगे 60 लीटर, दूसरी बार में भरेंगे 60 लीटर, तीसरी बार में भरेंगे 60 लीटर, चौथी बार में भरेंगे 60 लीटर। तो ये कितने हो रहे हैं, 240 हो रहे हैं। अब 5वीं बार में भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जा रहा है, या तो 240 हो रहा है या 300 हो रहा है, तो पूरे तो नपा ही नहीं रहा है, यानी ये वाला नहीं होगा। अब 120 का ले रहे हैं तो 120 से एक बार नापेंगे तो 120, दूसरी बार नापेंगे तो 120, तीसरी बार नापेंगे तो 120, तो दूसरी बार हम नाप रहे हैं तो 240 हो रहा है, और तीसरी बार नाप दे रहे हैं तो 360 हो जा रहा है, तो 300 तो आ ही नहीं रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर 70 का ले रहे हैं तो 70 का ले रहे हैं तो होगा क्या, 7 चौक 28, 7 5 35, यानी 4 बार नाप रहे हैं तो 280 आ रहा है, और 5 बार 300, 350 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। अगर 20 का नापना लें तो 20 का होगा का, 15 बार नाप देंगे तो ये भी हो जाएगा, ये होगा का, 14 बार नाप देंगे तो ये भी हो जाएगा, ये 9 बार नाप देंगे तो ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है भाई मेरे कि ऐसी हमें संख्या सोचनी है जो तीनों से कट जाए, तीनों से कट जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है जो तीनों से कटे, तो HCF होती है, यानी इसकी HCF निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप इसका HCF भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। अगला सवाल है भाई मेरे, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। ठीक, दीवार कैसा होता है, दीवार ऐसे ही होता है, और सीढ़ी कैसे लगाते हैं हम दीवार पे, ऐसे ही लगता है तिरछा, दीवार पे ऐसे ही सीढ़ी लगता है, और हम यहाँ से ऐसे होके चढ़ते हैं। ठीक, तो सीढ़ी, ये सीढ़ी की लंबाई दिया है, ठीक, कितना, 10 मीटर। ठीक, और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और नीचे क्या रहता है, नीचे ये जमीन रहता है, नीचे जमीन रहता है, यही रहता है। ठीक, तो ये जो सीढ़ी है जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई बताइए, यानी दीवार की ऊंचाई बताइए कि दीवार की जो ऊंचाई है कहाँ तक है, यानी सीढ़ी कहाँ तक छू रही है, यानी यहीं तक हमें ऊंचाई बताना है। तो एक चीज़ का भाई मेरे ध्यान दीजिए, ये तो दीवार सीधा सीधी रहती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, और 90 डिग्री के कोण के जो सामने की भुजा रहती है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। जहाँ ये थीटा का मान जहाँ कोण बनाती है उसके सामने के भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये जहाँ 90 डिग्री और थीटा दोनों कोण बनता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। ये त्रिकोणमिति का नियम है। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ कि ये ऐसे है, तो ये 90 डिग्री का कोण तो यहाँ सीध में है, 90 डिग्री का कोण यानी सीधा सीधी बनता है, तो 90 डिग्री को जो सामने वाली भुजा होगी ये कर्ण हो जाएगा। इसको हम लोग, इसको क्या मानेंगे कि ये कर्ण है। ठीक, और मान लीजिए यहाँ थीटा, यहाँ कोण बन रहा था, यहाँ का मान दिया है, तो इसके सामने वाली को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जिस भुजा पे 90 डिग्री और थीटा दोनों बनता है इसको हम लोग आधार मानेंगे, इसको हम लोग अब क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। समझ गए। ठीक, ये इसी तरह था, ये इसी तरह था, तो ये सीधा है, तो ये 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण के सामने कि इसको हम लोग इस भुजा को मानेंगे, कर्ण मानेंगे। और ये जो थीटा का मान यहाँ दिया था कि सीढ़ी जो है जमीन के साथ सीढ़ी जो है, अगर दीवार के साथ यही कहता है कि दीवार के साथ सीढ़ी, तब यहाँ लेते ये वाला थीटा लेते, लेकिन ये क्या कह रहा है कि भूमि के साथ सीढ़ी, तो यानी ये थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो ये जो थीटा का मान रहता है इसके सामने वाली को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको जहाँ 90 डिग्री और थीटा दोनों एक ही बाह पे बन रहा है 90 डिग्री और थीटा, तो उसके उस भुजा को हम लोग आधार मानते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए अगर ऐसे रहता और ये 90 डिग्री तो यहाँ बनेगा ही, 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण हो ही गया, लेकिन ये बोलता है दीवार और सीढ़ी के साथ कोण बना रहा है, तो यहाँ होगा 60 डिग्री।
ठीक, यहाँ होता 60 डिग्री, तो अब इसके सामने जो है थीटा के सामने वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लंब मानते हैं कि ये वाला लंब हो गया। जहाँ ये दोनों थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पे बनते हैं उसको हम लोग आधार मानते हैं। अब उसमें हम लोग आधार मानते हैं कि ये वाला आधार हो गया। ठीक है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला एक होता है भाई मेरे, याद रखिएगा, और आप लोग जानते भी होंगे, लाल बटा कक्का, के ए, यानी इसमें ये हो जाता है साइन थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा, और ये हो जाता है टेन थीटा। ये मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगा फार्मूला। और एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। तो हमें क्या बताना है भाई मेरे, हमें एच का मान बताना है, यानी लंब बताना है, और एक का दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। तो देखिए, तो एच यानी कि लंब, और कर्ण, कर्ण मतलब के। एल और के किसमें है, एल और के किसमें है, यहीं दोनों में एल और के मिल रहा है। बाकी इसमें तो ए और के आ जा रहा है, एल तो आ नहीं रहा है, इसमें एल और ए आ जा रहा है, लेकिन इसी में एल और के आ रहा है, यानी हम क्या लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो साइन, और यहाँ थीटा के जगह पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है भाई मेरे, यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब की तो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, एच, लंब मैंने लंबाई या ऊंचाई कह दीजिए, एच दिया है, ऊंचाई यानी एच, बटे में के, कर्ण की मान कितना दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है, 10 मीटर। ठीक, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक, बराबर h/10। ठीक, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, यानी h बराबर हो जाएगा √3 गुने ये 5 इधर से जाएगा तो 5, यानी 5√3। स्क्रीन पे आप लोग देख भी रहे होंगे कि साइन 0 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। और एक आपको मान पता रहेगा तो सबका मान निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक रख रहा है, 40%। फिर वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। भाई मेरे, हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। ठीक, तो 100% होता है, और अंकित मूल्य कितना रख रहा है, अंकित मूल्य रख रहा है क्रय मूल्य से 40% अधिक। क्रय मूल्य से कितना, 40% अधिक रख रहा है, तो कितना रख रहा होगा, 140% रखा है, तभी तो 40% अधिक हुआ इसमें। तो 40% अधिक हुआ तो 100 40 140, अंकित मूल्य इतना रख रहा है। तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई मेरे, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य 140% है, तो अंकित मूल्य पर जब छूट 20% की दे रहा है तो कितने में बेच रहा होगा, कितने में बेच रहा होगा, 80% में। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अभी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 14 8 112%। लाभ कितना हो रहा है भाई मेरे, आप खरीदे थे कोई सामान 100 रुपये में और बेच रहे हैं 112 रुपये में, यानी कि 12% की उसको लाभ हो रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है भाई मेरे 20 नंबर, एक टंकी के तल में एक छिद्र है जिससे जल रिसाव होता है, यानी पानी निकलता है। एक नल टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। ठीक, और तल का छिद्र पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकती है। यदि नल और छिद्र दोनों एक साथ खुले हो तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए भाई मेरे, ये पाइप एंड टंकी का सवाल है। मान लीजिए कि एक ए नंबर पाइप है और एक बी नंबर पाइप है, एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है। तो भर रहा है टंकी को अगर हम भरेंगे तो इसमें पानी बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी यानी प्लस होगा, और छिद्र एक खाली करेगा तो पानी की कमी होगी यानी वो माइनस में होगी। तो खाली करने वाले को माइनस और भरने वाले को प्लस में लेते हैं। तो जब टंकी पूरी तरह से खाली हो, एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई मेरे कि ए गुना बी बटा में बी माइनस ए। ठीक, तो ए के जगह पे कितना रखेंगे हम, ए के जगह पे 9 गुण बी के जगह पे 12। ठीक, अब बट्टे में बी यानी खाली करने वाला 12 और माइनस ए के जगह पे 9 गुने 12 और बट्टे में 12 में से 9 गया 3। अब ये कटा दिए, 3 चौका 12 यानी 9 चौका 36 घंटे में ये दोनों एक साथ चलेगा तो भर देगा। इसको बेसिक से बनाने के लिए हम ऐसे बनाएंगे, ए है टंकी जो कि 9 घंटे में भर रहा है, और एक है बी छिद्र जो 12 घंटे में खाली कर रहा है। भरने वाले को हम लोग प्लस लेते हैं, खाली करने वाले को माइनस। ऐसे डायरेक्टली हम जोड़ते नहीं, क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता कैसे निकलता है, टाइम के उल्टा क्षमता होता है, यानी 1/12
9 जोड़ 1/-12, इसको ऐसे करके बेसिक बनाना रहेगा तो बनाएंगे। 1/9 ये माइनस हो जाएगा 1/12, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 36, 9 × 36 बढ़ते हैं 36 यानी 1/36। तो 1/36 ये क्या निकला भाई मेरे, ये क्षमता निकला। क्षमता के उल्टा समय होता है, 1/36 के उल्टा कितना हो जाएगा 36 यानी 36 घंटे में। तो आप डायरेक्टली याद रखिए, एक भर रहा है खाली कर रहा है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा A × B बटा में B माइनस। अगला सवाल है भाई मेरे 21 नंबर कि T की आयु R की आयु के 20 बरस अधिक है और S की आयु P की आयु से 10 बरस कम है। तो P की आयु और R की आयु की आधी है, तो सभी की आयु का योगफल 130 बरस है। तो R की आयु बताना। इसमें कितने लोग हैं भाई, 4 लोग हैं, एक T है, एक R है, एक P है और एक S है। तो देखिए भाई मेरे, ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सवाल को सबसे पहले हम जहाँ लास्ट स्टेटमेंट होता है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या दिया है, यही लास्ट हुआ है कि P की आयु जो है R की आयु की आधी है, यही लास्ट स्टेटमेंट है इनका कि P की आयु जो है R की आयु की आधी है, R की आयु के आधा है। तो आधा करने के लिए हम 2x मान लेते हैं ताकि बटा पके जोड़ घटाव ना करना पड़े। तो R का अगर हम आयु मान लें कि 2x है तो P की आयु कितनी है, R के आधी है, तो 2 के आधा 1x यानी P की आयु हो जाएगी x, ठीक। अब क्या कर रहा है कि T की आयु R की आयु से 20 बरस अधिक है। T की जो आयु है R की आयु से यानी 2x से 20 बरस अधिक है, ठीक। अब देखिए S की आयु P की आयु से 10 बरस कम है। S की आयु जो है P की आयु कितना है, x से 10 बरस कम है यानी -10 है, ठीक। अब कह रहा है कि सभी की आयु का योगफल 130 है। इन सभी की आयु का योगफल कितना है भाई मेरे, 130 है। तो हमें बताना है R की आयु बताना है यानी 2x की वैल्यू बताना है। हमें क्या बताना है, 2x की वैल्यू बताना है। तो इसको तो सॉल्व कर दीजिए। ये 2x 4x, x 5x, x 6x यानी 6x प्लस ये देखिए 20 में से 10 घटा 10 बराबर 130 यानी 6x बराबर ये 130 में से 10 इधर आके घटेगा 120, ये 6 से कट जाएगा 20 बार में यानी x बराबर 20 आ गई। तो हमें 2x की वैल्यू बतानी थी, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करेंगे यानी 20 दूनी 40 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई मेरे 22 नंबर, 1200 रुपये के मूलधन पर 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने से 2 वर्षों का प्राप्त मिश्रधन बताना है। 1200 रुपया मूलधन दिया है, 15% ब्याज लग रहा है और 2 वर्ष के लिए मिश्रधन बताना है। तो डायरेक्ट मिश्रधन का आप यहाँ फार्मूला भी रख सकते हैं कि मिश्रधन यानी A बराबर P × 1 + R/100 के पावर n, जिसमें R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n क्या है, समय है। या इसका और एक तरीका है, 15% की सूद लग रही है। चक्रवृद्धि ब्याज में भाई मेरे क्या होता है कि सूद का सूद लगता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में जो है इसको हम 100 में ऐड करके जोड़ देते हैं, यानी 100 और 15 कितना होगा 115% पहले साल में, ठीक। और दूसरे साल में भी कितना होगा, 2 साल के लिए लिया है तो पहले साल में 115%, दूसरे साल में भी 115%, ठीक। और यही साधारण ब्याज की अगर भाई बात होती तो हम इसको 100 में नहीं जोड़ते, पहले इसको दोनों को जोड़ लेते यानी 15 15 30 तब 100 में जोड़ते। समझ रहे हैं कहने का मतलब, अगर यही चीज़ साधारण ब्याज पे दे देता तो साधारण ब्याज पे 15% देता तो हम इसको कैसे निकालते, 15% जोड़ 15% यानी 30%, और तब हम उसमें 100 में जोड़ते कि 130%, तब हम करते 130%। लेकिन अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज कर दे तो हम उसको डायरेक्ट पहला ही 100 में जोड़ देंगे कि 115% गुने 115%। अगर 3 साल के लिए बोलता तो फिर 115%, अगर 4 साल के लिए बोलता तो फिर 115%। ये चक्रवृद्धि ब्याज। अगर साधारण ब्याज में मान लीजिए वहीं 4 साल के लिए बोल दें तो डायरेक्ट हम पहले 15 जोड़ 15 जोड़ 15 जोड़ 15 ऐसे करते हैं 4 साल के लिए, यानी 15 चौके 60 यानी 160% हम वहाँ लेते हैं। लेकिन वहीं अगर चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़ता है कहता तो हर बार 115 115 115 जोड़ते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप फार्मूले पर रख लीजिए या ऐसे बनाइए। 2 साल के लिए था तो 2 बार हमने गुना कर दिया, और कितने मूलधन पे इतना का ब्याज लग रहा है, 1200 पे यानी 1200 पे, ठीक। इसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए 1200 गुने 115/100 गुने 115/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 4 से कटा दीजिए, 4 3 12, ये 4 से 25 बार में, ये 5 से कटाएंगे तो 5 25, 23 5 115, ये 5 से फिर 23 बार में, यानी आ गया 3 गुने 23 गुने 23। अब गुना मत करिए, इकाई स्थान से देख लीजिए, तितरी का 9 9 तिया 27 यानी इकाई स्थान पर 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही 7 है इकाई स्थान पर। अगला प्रश्न है भाई मेरे, 2 संख्याओं का योग 45 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो बड़ी संख्या बताना है। तो इसको बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं कि अगर बड़ी संख्या 20 है
तो छोटी संख्या कितना होगा, 15 होगा, तभी तो दोनों का अंतर 5 हो रहा है, और दोनों के जोड़ने पे 45 आ रहा है क्या, 20 15 20 10 30 5 35 हो रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए बड़ी संख्या 25 है तो छोटी संख्या 20 होगी, तभी तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 20 25 45 आ जा रहा है, यानी ये वाली ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन चेक करना है तो और ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, अगर बड़ी संख्या 15 है तो छोटी संख्या 10 होगी, तभी तो दोनों में 5 का डिफरेंस होगा, 5 अधिक है तो इसको जोड़ने 45 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। या आप इसको बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कैसा करना करिएगा, मान लीजिए दो गो संख्या है, एक है x और एक है y। ठीक, दो गो संख्या है और दोनों संख्याओं का योग x प्लस y योग दिया है 45। ठीक, और एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी दोनों संख्याओं में 5 का अंतर है, तो x माइनस वाई बराबर 5। अब इसको प्लस कर दीजिए, तो ये देखिए एगो x 2x, ये प्लस में है माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 45 5 50, x बराबर ये 25 बार में कट जाएगा, x बराबर 25। इसी के वैल्यू बताना था बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या x ही था ना। आप बोलेंगे कि कैसे x था, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटती है ना, तो ये बड़ी संख्या x था ना, तो x की वैल्यू आ गई 25। अब देखिए अगला सवाल, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 62,000 रुपये है, एक दुकानदार 73% की छूट देता है और 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा। भाई मेरे इस वस्तु का कुछ ना कुछ तो क्रय मूल्य होगा। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो जब क्रय मूल्य 100 रुपया है और 20% का लाभ पर बेचता है तो कितने में बेच रहा होगा, 120% पे बेच रहा होगा, यही होगा। लाभ में क्या होता है, 100 में जोड़ देते हैं, ये लाभ की जगह हानि रहता तो हम 100 में घटा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु आपने 100 रुपया में खरीदा है और उसको 20% हानि पर बेच रहे हैं तो 80% पे बेच रहे हैं, यानी हानि में घटता है और लाभ में जुड़ता है। तो ये क्या निकल गया, ये विक्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए यहाँ से एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 6200 है, अंकित मूल्य कितना है 62,000 है। ठीक, और 73% की छूट देता है, जब 73% की भाई मेरे छूट दे रहा होगा तो कितने पे बेच रहा होगा। छूट के लिए हम क्या करते हैं, 100 में माइनस करते हैं, यानी जब 73% की छूट दे रहा होगा तो 27% पे बेच रहा होगा, यानी ये भी विक्रय मूल्य हो गया। तो एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य अलग अलग होता है क्या, आप बोलेंगे नहीं, इस पेन का जो विक्रय मूल्य है अलग अलग होगा नहीं, एक ही होगा विक्रय मूल्य। तो एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य सेम रहता है, यानी बराबर रहता है, तो ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, तो बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब ये कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 3 से कटाइए तो 3 चौका 12 और 3 9 27। अब ये 4 से कट जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, x बराबर 4 एकम 4 4 5 20 4 5 20। ठीक, यानी 1550 रुपये गुने 9, तो x बराबर हो जाएगा 0, आइए 9 5 45 के 5, यानी लास्ट में 50 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है भाई मेरे, एक क्रिकेटर के 6 पारियों का औसत 100 रन है, 6 पारी का औसत कितना है, 6 पारी का औसत है 100। ठीक, और 7वीं पारी में 235 रन बनाया, 7वीं पारी में उसने कितना रन बनाया है, 235 रन बनाया है। तो भाई मेरे 7वीं पारी में उसने कितना अधिक रन बनाया है, 135 रन अधिक बनाया है 7वीं पारी में, तो उसके औसत स्कोर में कितने की वृद्धि हुई। तो ये औसत स्कोर बताना है, औसत स्कोर में बताना है, तो ये औसत कितना हो जाएगा, कितने की वृद्धि हो रही है, 7वीं पारी में कितने की वृद्धि हो रही है, 135 की। तो औसत कितना होता है, जितनी संख्याएं हैं या संख्याओं का योग, तो इतने की ही वृद्धि हो रही है बटा में कुल संख्या। अब टोटल कितनी पारी हो गई, पहले 6 पारी थी लेकिन अब 7 पारी हो गई, तो 7 पारी, ये 7 पारी में बटेगा ना समान, तो 7 से कटा दीजिए, 19.2 हो गया। तो बोल रहा है उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें, यानी 19.2 का मतलब निकटतम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 19, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है भाई मेरे आज की वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर भाई की मेहनत पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। भाई मेरे आप मैथ के अगर किसी विशेष टॉपिक पर डिटेल क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी डिमांड के अनुसार उस टॉपिक पर भी पूरी क्लास लेकर आऊँगा। तो भाई मेरे अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ हम लोग 9 जनवरी 2026 की पहले शिफ्ट में पूछे हुए मैथ के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।